नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार के फैसले पर विपक्षी एकता में फूट पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि विपक्ष को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष की 19 पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है, लेकिन अब लगता है कि विपक्षी एकता में फूट पड़ गई है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष की 19 पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है, लेकिन अब लगता है कि विपक्षी एकता में फूट पड़ गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। वहीं नई संसद के उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल पहले ही कह चुके हैं कि संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार प्रधानमंत्री का ही होता है। अगर इस पर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आज रामगोपाल यादव अपने बयान से पलट गए। जो राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। विपक्ष की बॉयकॉट पॉलिटिक्स मानो अपने चरम पर आ गई है। लगातार विपक्षी पार्टियां नई संसद के उद्घाटन पर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं। और अब विपक्ष के बहिष्कार पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। देश का नया संसद बनकर तैयार है, जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। जहां ये मौका देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए खास होना चाहिए, वहीं फिलहाल ये उद्घाटन समारोह विवादों या फिर यूं कह ले सियासत से घिर गया है। और अब विपक्ष के बहिष्कार पर सीएम योगी ने हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष गौरवशाली दिन का अपमान कर रहा है। गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बनकर के देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। और अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की सर्विस शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने आज वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद अब दिल्ली से देहरादून का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगा। उत्तराखंड को आज पहली वंदे भारत मिल गई है, जिसका मतलब ये है कि अब देहरादून से दिल्ली यात्री वंदे भारत से जा सकेंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। ये सुबह 7 बजे देहरादून से चलेगी और लगभग 11:45 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। और दिल्ली से ये ट्रेन शाम को 5:50 पर चलेगी और रात 10:30 बजे के करीब देहरादून पहुंचेगी। वहीं वंदे भारत में बच्चों के साथ रेल मंत्री और सीएम धामी भी बात करते नजर आए। 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी का पालम एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पालम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत पर दुनिया भरोसा करती है। 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौट आए हैं। एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने G7 की बैठक से लेकर सिडनी दौरे का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो दुनिया में भारतीय की शौर्य गाथा को पहुंचा रहे हैं। G20 की जो प्लानिंग हुआ उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत हैं
पीएम मोदी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर रास्ते से ही मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके स्वागत के लिए पहुंच गए थे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन और सांसद हंसराज हंस समेत कई नेता एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं। और दिल्ली पुलिस ने अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कोर्ट अब इस रिपोर्ट के आधार पर तय करेगी कि गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं। अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले पर रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई करेगी। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ये तय करेगा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि की शिकायत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं। पिछली सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वो मामले की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करे। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई और मुख्यमंत्री गहलोत पर आरोप लगाया कि संजीवनी घोटाले से नाम जोड़कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, इसलिए गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस चलना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़क गए और उन्हें मंच से उतरने को कहा। और जब नेता जवाब देने लगा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और दिग्विजय सिंह भी पार्टी नेताओं के साथ लगातार बैठक और मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक नेता को मंच से नीचे जाने को कह रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दिवसीय दौरे पर हैं और दिग्विजय सिंह वहां पर कांग्रेस जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। तभी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद अबरार मंच पर चढ़े और उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने उन्हें मंच से उतरकर नीचे बैठने के लिए कहा। आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे थे? अपने साथ हुई इस बदसलूकी के बाद अल्पसंख्यक नेता मोहम्मद अबरार ने कहा कि कांग्रेस में अल्पसंख्यकों की कोई जगह नहीं है और ये मेरा ही नहीं पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का अपमान है। उधर हैदराबाद से दिल्ली के चर्चित श्रद्धा हत्याकांड जैसा खौफनाक मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए पूरी खबर। श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही मामला हैदराबाद में सामने आया है, जहां एक आरोपी ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी, फिर उसके शव के 6 टुकड़े कर उसको अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतका से करीब 7 लाख रुपए उधार लिए थे। महिला की बार बार मांगने के बावजूद उसे ये राशि वापस नहीं की। आरोपी ने उसके सीने और पेट पर चाकुओं से वार किए, जिसके चलते मौके पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए पत्थर काटने की 2 मशीनें खरीदी और मशीन की मदद से आरोपी ने महिला के शव के 6 टुकड़े किए, फिर शव के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। इसके बाद 15 मई को आरोपी ने मृतका का कटा हुआ सर डंपिंग प्लेस पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, आरोपी फिनाइल, डिटॉल, परफ्यूम, अगरबत्ती और परफ्यूम स्प्रे की बोतलें घर लेकर आया और शव के टुकड़ों पर लगातार डालता रहा ताकि आसपास उसकी दुर्गंध न जाने पाए। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। और बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सियासी पारा हाई हो गया है। जेडीयू ने जेपी नड्डा को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो बिहार के बीजेपी नेताओं पर लगाम नहीं लगाते तो जेडीयू प्रधानमंत्री पर निजी हमले करेगी। जेडीयू ने बीजेपी को अब एक बड़ी चेतावनी दी। जेडीयू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चेतावनी देते हुए कहा कि वो बिहार बीजेपी के नेताओं पर लगाम लगाएं। अगर बीजेपी नेता नहीं मानते हैं तो जेडीयू पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ निजी तौर पर बयान देना शुरू करेगी कि लगाम लगाइए, अन्यथा आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, उच्च पदस्थ नेता हैं, उनके खिलाफ जहरीले और विषैले जो राजनीतिक रूप से बयान होते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि जॉर्ज साहब के साथ नीतीश कुमार ने जो किया उसी का परिणाम मेमोरी लॉस है। नीतीश बाबू
अब आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, याददाश्त भी जाने लगा। आपसे तो बड़े यहाँ हुकुमदेव बाबू है, इनका याददाश्त नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने तो पाप किया है जौहर साहब के साथ। वो जौहर साहब की आत्मा उनके शरीर में घुस गई। सम्राट चौधरी के इस बयान से सियासत गर्मा गई है और इसी बयान के बाद जेडीयू ने बीजेपी को सीधे चेतावनी दे डाली। आइए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको दिखाते हैं। अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन के लिए वो कोलकाता से मुंबई तक की दौड़ लगा रहे हैं। आज मुंबई में केजरीवाल शरद पवार से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र के खिलाफ समर्थन जुटाने के अभियान पर निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आज मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कोलकाता में ममता दीदी से मुलाकात करने के बाद बुधवार को मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का, शिवसेना का, और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना करीब आ रहे हैं। मातोश्री में मुलाकात के दौरान भी दोनों पार्टियों के बीच करीबियां देखी गई। इसकी झलक तब दिखी जब अरविंद केजरीवाल और शिवसेना नेता संजय राउत एक साथ मीडिया के सामने पहुंचे। उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा मैं भी उन्हें कहना चाहता हूं कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। और हरियाणा पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह लड़कों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे पैसे लूटता था। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने गिरोह की एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 18 महिलाएं शामिल हैं, जो युवकों को अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं और फिर उनसे शादी करती है और फिर शादी के बाद दूल्हे के घर से पैसे और जेवरात लेकर गायब हो जाती हैं। अब तक बहुत सारे लोगों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह की महिलाएं लड़कों को फंसाने के लिए कभी लड़की की माँ बनती है तो कभी बहन या रिश्तेदार, और अपने जाल में फंसाकर शादी करा देती है, जिसके बाद दुल्हन जिस घर में रहने जाती थी वहाँ से कीमती सामान पैसा लेकर गिरोह की सारी महिलाएं वहां से गायब हो जाती हैं। पुलिस ने अब तक इस गिरोह से जुड़ी 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस गिरोह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लेंगी। 2 लेडीज पहले पकड़ी थी तो जुडिशियल भेज दी, आज उसी में एक अन्य महिला को पकड़ा है और उसके साथ साथ उसमें ये भी सामने आया है कि ये किसी 15-20 तो महिलाएं हैं, इनके साथ कुछ जेंट्स भी मिले हुए हैं, जो एक कहते हैं कोई शादी भी करते हैं, भोले वाले पुरुषों से शादी का ड्रामा करते हैं। और खबर इंदौर से। इंदौर में एक महिला ने मस्जिद के पास सर्कुलेट हो रहे विवादित पर्चों के मामले में विशेष वर्ग के लोगों के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर में मस्जिद के पास विवादित पर्चे बांटे जाने का मामला सामने आया है। इस पर्चे में आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों को काफिर बताया गया है। वहीं पर्चे पर आरएसएस बजरंग दल पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। पर्चे में लिखा गया कि तकरीबन 10 लाख मुस्लिम लड़कियों की इज्जत के साथ काफिर खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, पर्चे में ये भी लिखा है कि लड़कियां भगवा लव ट्रैप में ना फंसना, थोड़े दिनों की झूठी खुशी, तोहफे और पैसों की लालच में आकर अपनी दुनिया और इज्जत को खराब न करना, और अगर कोई गलती हो जाए तो वापस आ जा, तेरा भाई तेरी मदद के लिए तैयार है, अल्लाह तेरी ईमान, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, आमीन। अब इस मामले पर जांच की जा रही है और पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस इस पर स्पष्ट जवाब देने से बचती नजर आई। और आखिरकार बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सुरक्षा मुहैया करने का ऐलान कर दिया है। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा के फैसले पर केंद्र ने भी मंजूरी दे दी है।
मशहूर कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिल गई है। कुछ समय पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार बाबा की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। इसी धमकी के मद्देनजर एमपी की शिवराज सरकार ने बागेश्वर बाबा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने देश के अन्य राज्यों की सरकारों को भी पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी राज्य आए तब उन्हें वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर दिया जाए। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ महीने पहले परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही राज्य सरकार पंडित शास्त्री की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही थी। और बात मणिपुर की। मणिपुर में एक बार फिर बुधवार को हिंसा भड़क गई। यहाँ बिष्णुपुर जिले के मोइरंग और कदंगबंद में आगजनी हुई। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी मंत्री और बीजेपी नेता के घर में भी तोड़फोड़ की गई। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा के बाद फिलहाल अब शांति है, मगर रह रहकर अभी भी हिंसा भड़कने लगती है। हिंसाग्रस्त इलाकों में अभी भी सेना का पहरा है। किसी को नहीं पता था कि कुकी और मेती के बीच ये संघर्ष इतना फैल जाएगा। बुधवार को एक भीड़ ने बिष्णुपुर जिले में मणिपुर के पीडब्ल्यूडी मंत्री कोंथोजम गोविंद दास के घर में तोड़फोड़ की। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ में इस बात का गुस्सा था कि राज्य सरकार उन्हें दूसरे समुदाय के आतंकवादियों से बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं कर रही है। गनीमत रही कि हमले के दौरान मंत्री का परिवार घर पर नहीं था। जो भी सेंट्रल फोर्स वगैरह जो हमारे रक्षा के लिए जो भेजा है, इसे हम मणिपुर लोग को संतुष्ट नहीं, जो कि हम चाहता है कि हमारा साथ दे, पर कुकीलों के साथ उनकी हमारे साथ में सब दिखाई दे रहा है कि कुकी की तरफ से उन लोग आ रहा है। हिंसा के बाद कदंगबंद और मोइरंग में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रही जाति हिंसा 3 सप्ताह पहले शुरू हुई थी। इस हिंसा में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद फिर से हिजाब का मुद्दा चर्चा में आ गया। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार हिजाब बैन समेत बीजेपी सरकार में लिए गए कई फैसलों पर विचार कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को पलटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने कर्नाटक सरकार से अपील की है। इस अपील में बीजेपी सरकार के फैसलों को रद्द करने की मांग की गई है। इन फैसलों में क्लास में हिजाब, एंटी कन्वर्जन बिल, गौ हत्या निरोधक कानून जैसे फैसले शामिल हैं। I'm not sure what Amnesty International has exactly requested the state government, but definitely we'll be having a look at all the policies that the previous government has come in, which is against the constitution, which is against the spirit of building a society, which is against the inclusiveness of a society. So we will relook at every policy matter that the previous government has brought in. हालांकि हिजाब के फैसले को पलटने के मुद्दे पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोमई ने कहा है कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। The matter is in the Supreme Court, and I don't think any prudent government will roll back when the matter is in the Supreme Court. बीते साल कर्नाटक में हिजाब विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिसके बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। और लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। पुलिस क्राइम ब्रांच दिल्ली से जुड़े एक केस में लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेगी। इसके पहले एनआईए पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहा था लॉरेंस बिश्नोई। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस बुधवार देर रात गुजरात से दिल्ली लेकर आ गई। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े एक केस में लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेगी। गुजरात पुलिस की टीम अहमदाबाद से लॉरेंस को देर रात फ्लाइट से दिल्ली लेकर आई। गुजरात पुलिस की एटीएस एनडीपीएस एक्ट के तहत केस की जांच कर रही थी, जिसके बाद लॉरेंस को प्रोडक्शन वारंट पर अपने साथ ले गई थी। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई एनआईए और पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहा था। हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सामने किया गया कबूलनामा सामने आया था, जिसमें बिश्नोई ने अपनी टारगेट लिस्ट का खुलासा किया था। एनआईए के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2022 में दिसंबर के महीने में ये कबूलनामा किया था। इसमें बिश्नोई ने कहा था कि उसके निशाने पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत समेत कई लोग हैं।
लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल से और कनाडा से गोल्डी बराड़, अमेरिका से बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और अजरबैजान से लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। और बात आईपीएल की, एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बना ली है। 26 मई यानी कल आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा और जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी। मुंबई ने लखनऊ को 81 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई ने दूसरे क्वालिफायर में जगह बना ली है। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ के खिलाड़ी 101 रन ही बना सके। मुंबई के लिए आकाश मधवाल ने 5 विकेट लिए। आकाश ने 3.3 ओवरों में महज 5 रन दिए। आकाश को इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की हार में रन आउट का अहम योगदान रहा। लखनऊ के 3 बल्लेबाज रन आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस सबसे पहले रन आउट हुए। इसके बाद कृष्णप्पा गौतम रन आउट हुए। लखनऊ के एक और प्रमुख बल्लेबाज दीपक हुड्डा भी रन आउट होकर ही पवेलियन गए। लखनऊ की प्लेइंग 11 को लेकर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल शानदार फॉर्म में चल रहे डिकॉक को टीम में शामिल नहीं किया गया। बाद में कृणाल पंड्या ने डिकॉक को प्लेइंग 11 में न रखना भारी बड़ी गलती थी। अब मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच दूसरा क्वालिफायर मैच 26 मई को खेला जाएगा। Zee News.